नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों का उफान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है कि अब विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतियां बनना शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें हैं और ये सत्ता बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। वहीं झारखंड में उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और वहां पर अब भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया हैं इस वक्त जो चंपई सोरेन है। यानी चंपई सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और 3 दिन पहले हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और जिस टिप्पणी के साथ ये जमानत मिली है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में काम कर सकती है। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते वक्त टिप्पणी की कि जिनकी जमीन का मामला इस केस में है उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जे की कोई शिकायत ही नहीं की। ईडी के आरोप आधारहीन हैं। ये टिप्पणी हेमंत सोरेन के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। वे अब जनता के बीच जा भी रहे हैं तो इस टिप्पणी के हवाले से विरोधियों की पोल खोल सकेंगे। हेमंत सोरेन अब कह सकते हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाया गया और बेवजह 5 महीने जेल में डाला गया। आज हेमंत सोरेन ने पहली पब्लिक रैली की है। आइए जरा सुन लेते हैं उसकी एक छोटी सी बानगी। हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं जनता के बीच जाकर, सुनिए। ताकि आप समझते हो, आज इस हूल दिवस में मैं बहुत विशेष नहीं कहूंगा। विगत 5 महीने के बाद जेल से छूटने के बाद मेरा ये पहला घर से बाहर निकलना है जहां आज मैं हूल दिवस में पहुंचा हूं। और ये संयोग है, ये हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है। क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इन प्रकार हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। मनगढ़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कानू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीतांबर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में। हमको क्या डराओगे? तो इसलिए तो आप सुन रहे थे यहां हेमंत सोरेन को। वैसे भी हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बावजूद राज्य में बीजेपी को पहले जैसा कोई फायदा लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ। इधर महाराष्ट्र में भी एनडीए नुकसान में रही और अब विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को हराने का इरादा रखने वाले शरद पवार ने कहा है कि जैसे महाभारत में
अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, हमारी नजरें महाराष्ट्र चुनाव पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस एनसीपी यानी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पवार ने यह भी कहा है कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई बात शुरू नहीं हुई है, हालांकि जल्द ही इस पर चर्चा होगी। इधर पवार के जो बेटे हैं, बेटे कह रहा हूं, जो भतीजे हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है और दूसरी तरफ पवार ने अर्जुन की तरह निशाना साध कर बैठे हुए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। उनके भतीजे अजित पवार वाली एनसीपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कोल्हापुर जिला उपाध्यक्ष AY पाटिल और पूर्व विधायक KP पाटिल शरद पवार के पास वापस लौटने का मन बना चुके हैं। अजित पवार से बीजेपी पहले से नाराज है और अब उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें छोड़ेंगे तो इससे अजित पवार को भी नुकसान होगा और बीजेपी को भी नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी अब भी ये मान रही है कि वहां सब कुछ ठीक है, यानी महाराष्ट्र में उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, और वो ये नहीं मान रही है कि उसे चुनाव में नुकसान हुआ है, यानी जो बीता हुआ चुनाव है उसमें उसको नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी ये मान नहीं रही है। अब इससे इतर हरियाणा की तरफ चले तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पंचकुला पहुंचे अमित शाह ने लोकसभा चुनावों के नतीजे पर कहा है कि हमें 100 में से 85 अंक की उम्मीद थी, लेकिन हमें 75 अंक मिले और कांग्रेसी हमें फेल कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 25 अंक मिले और वे खुद को पास कह रहे हैं। अमित शाह दरअसल जिस तरह पास और फेल की व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों, वो नजरिए का फर्क है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, ये उसकी बड़ी असफलता है, और कांग्रेस की सीटें बढ़ी, ये उसकी बड़ी सफलता है। इस बार संसद के भीतर विपक्ष की जो ताकत है उसे अब बीजेपी चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, फिर भले उसे 75 अंक क्यों न मिले। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर खुश तो है, लेकिन क्या उसे यह खुशी उन राज्यों में भी मिल पाएगी जहां वो सत्ता में है, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा में जेजेपी ने उसका साथ छोड़ दिया है। आप जान लीजिए कि जेजेपी ने हरियाणा में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। किसानों की नाराजगी बरकरार है और लोकसभा चुनावों के लिए उसे कांग्रेसी विधायक तोड़ने पड़े, इसीलिए अब विधानसभा चुनावों में उसकी मुश्किलें तय हैं। आप तय मानिए कि मुश्किलें बढ़ेंगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले कांग्रेस के, ये तीनों मिलकर महाविकास आघाड़ी की रणनीति तैयार कर चुके हैं, जबकि बीजेपी अभी एनडीए को भी एक साथ करने में जुटी हुई है, यानी एनडीए को एक साथ करके, और जिसे महायुति सरकार कहते हैं, वहां पे वो एक साथ एकजुट हो जाए। क्योंकि अजित पवार नाराज दिख रहे हैं, शिंदे गुट के कई नेता नाराज दिख रहे हैं। इन सब में अगर एनडीए को आप एकजुट नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की नैया कैसे पार होगी। और इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के बाहर आने से, जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों में एक भी सीट नहीं मिली। ये झारखंड की बात कर रहा हूं, एक भी सीट वहां नहीं मिली। ट्राइब्स एसटी सीट, सीता सोरेन और गीता कोड़ा, इन दोनों को साथ लेने का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। 2024 में बीजेपी को झारखंड में 44.60% वोट मिले थे। 2024 में, साल 2024 में बीजेपी को झारखंड में 44.40% मिले हैं, जबकि 2019 में इसे 51.60% मिला था। ये बीजेपी का हाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2024 में इस साल जबकि 14.60% मिला है। और उधर आप देख लीजिए, पहले बीजेपी को देखिए तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में 7% की कमी आई है, 7% की कमी आई है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का वोट शेयर इस बार लोकसभा चुनाव में 14.60% कांग्रेस का, माफी चाहूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और कांग्रेस का 19.19% रहा है। जबकि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट शेयर 11.70% था और कांग्रेस का 15.80%। मतलब इन दोनों के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। बीजेपी आदिवासी वोट गंवाने का मतलब आप समझ सकते हैं, और वो समझ गई है कि बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक में से बहुत सारा, उनके जो आदिवासी वोट बैंक हैं वो छिटक कर इंडिया गठबंधन की तरफ आया है।
इसलिए झारखंड के प्रभारी को बीजेपी ने भेज दिया है रांची। और झारखंड के प्रभारी कौन हैं आपको पता होगा शायद। झारखंड के प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। वो कल रांची के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने खास तौर पर पार्टी के जनजातीय नेताओं यानी कि ट्राइबल नेताओं के साथ मुलाकात की। मतलब साफ है कि बीजेपी को पता है कि ट्राइबल वोट जो है वो छिटक चुका है इनसे। हेमंत सोरेन, ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखने का मतलब क्या है और झारखंड में कैसे बीजेपी सत्ता से दूर होती जा रही है, दिखाई दे रही है, उसकी बानगी है दोस्तों ये। और इससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब राज्य की 26% आदिवासी वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, उसमें तब्दील करना चाहती है। तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में किस तरह होने वाला है बड़ा उलटफेर, आज इसी की चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ चौथा राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कुछ मिल पाएगा? जम्मू में हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन कश्मीर घाटी जो है क्या उसमें कुछ मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। और उस घाटी की 3 सीटें लोकसभा की हैं और एक भी सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा। उसके क्या कारण हैं? तो ये 4 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें इस बार चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इस बार क्या उलटफेर होने वाला है इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ कल जो कुछ होने जा रहा है, यानी कल से फिर से लोकसभा की कार्यवाही इधर शुरू हो रही है दिल्ली में। और लोकसभा की कार्यवाही अभी 3 दिन पहले शुरू हुई थी, यानी 24 तारीख को लोकसभा शुरू हुई है। विशेष सत्र 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ है और उसके साथ 27 तारीख को राज्यसभा की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दे दिया और सबसे बड़ी चीज कि यहां लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी हो गया। लोकसभा स्पीकर अपने पहले भाषण में जो बातें रखते हैं उसमें आपातकाल का जिक्र करते हैं। उधर राष्ट्रपति महोदया भी आपातकाल का जिक्र करती हैं। इसके क्या मायने हैं इस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की है। लेकिन इन सब से इतर और इस बीच एक घटना और घटी जो कल घटी कि दिल्ली में ही उधर नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में 3 फैसले अहम होते हैं। पहला फैसला होता है संजय झा को वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं जो बीजेपी से जेडीयू में आए हैं, बीजेपी से जेडीयू में आए हैं। दूसरा वहां पे होता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मामला और तीसरा होता है स्पेशल पैकेज फॉर बिहार। ये 3 मामला यहां पर सामने लिखित तौर पे सामने आता है। लेकिन क्या इससे इंडिया गठबंधन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या नीतीश कुमार पार्टी या पाला बदल सकते हैं? ये सवाल ऐसे बहुत उठ रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तो खोजने की जरूरत रोज है। इसलिए इस चर्चा में हम कई बार नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं। लेकिन बात यहां सिर्फ इन दोनों की नहीं, इन दोनों ने आज जो कुछ किया है उसको एक्सपोज करने की भी जरूरत है। और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है उसको भी अब सामने लाने की जरूरत है। और हम क्यों लिख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर? आइए उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 वरिष्ठ साथी। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ नवेंदु जी जुड़े हुए हैं। नवेंदु जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी आपका स्वागत है। हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी आज बात की शुरुआत चलिए करते हैं, जरा मैं झारखंड से ही करना चाहता हूं और झारखंड से जरा महाराष्ट्र तक चलेंगे और महाराष्ट्र से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ उलटफेर कर सकते हैं क्योंकि हम उलटफेर की बात कह भी रहे हैं। आप उलटफेर कर सकते हैं इसमें। जरा झारखंड से लेकर प्रेम कुमार जी, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जी शुक्रिया राजीव जी। संजोग है कि मैं जमशेदपुर में बैठा हुआ हूं, आपके साथ जुड़ा हूं झारखंड से जी। और यहाँ जो हमने आबो हवा देखी है, हालांकि आज ही पहुंचा हूं, इन साथियों से बात हुई है, जो देखी है वो है कि पूरे प्रदेश में न्याय की गूंज है। जो न्याय राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, चुनाव के दौरान जो बुलंद की थी, वो नए सिरे से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल अब भी है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं उनके बिहाफ से हर जगह जगह पोस्टर्स जो है पाट दिए गए हैं और विकास की गाथाएं बताई जा रही कि ये हमने किया है और ये हम करने वाले हैं। एक तो ये तस्वीर दिख रही है। दूसरा है कि बहुत कयास लग रहे थे कि हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो बातें भी अभी चूंकि उन्होंने नकार दिया है तो खत्म हो गई हैं। तीसरी बात आपने कही कि चूंकि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की हेमंत सोरेन जी को लेकर के उससे बहुत मॉरल बूस्टअप हुआ है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी लगातार आक्रामक रही है। अपना भ्रष्टाचार भले वो चुप रहे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भ्रष्ट बताते हुए और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे। लेकिन हाई कोर्ट से फैसले के बाद में एक बड़ा सुकून मिला है, फैसले नहीं टिप्पणी के बाद में, और एक मॉरल बूस्टअप मिला है कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया, चुनाव में वो काम न कर सके, जनता से दूर रहें, इस मकसद को हासिल कर लिया गया। हालांकि आपने सही कहा कि शेड्यूल ट्राइब की सीटें बीजेपी जीत नहीं सकी, लेकिन जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ने वाला है, और ये गठबंधन ही अपने आप में जीत की गारंटी हो जाती है झारखंड के, अगर हम समीकरण को देखें और स्थानीय स्तर पर चीज़ों को समझें। तो ये गठबंधन और मजबूत हुआ है, संघर्ष से गठबंधन लगातार मजबूत हुआ है, ये झारखंड में दिख रहा है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन झारखंड में जो भी लोकसभा चुनाव में थोड़ी कसर रह गई थी उसको पूरा करेगा, ऐसा इसके लिए उन्होंने कमर बांध रखी है, ये दिखता है। दूसरा कि आप देखेंगे जो बिहार की सियासत है, बिहार में जरूर जेडीयू ने कुछ फैसले लिए, लेकिन जेडीयू ने एक ऑप्शन किया है कि कैसे एनडीए गठबंधन से हटा जा सकता है। उस ऑप्शन को बनाने के लिए उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों शामिल किया है, और इसके अलावा अपने जो संगठनात्मक बदलाव किया है, वो संगठनात्मक बदलाव से एक तरह से मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि बीजेपी को आश्वस्त भी किया है कि फिलहाल हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक तरफ आश्वस्ति है, दूसरी तरफ एक बैकअप प्लान है, और ये इसका मतलब ये है कि एक टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा है, समय का। वो समय कब होगा जब वो एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना, विकल्प जो है वो उन्होंने खोल कर रखे हैं। तो ये आने वाली सियासत की एक तरह से नींव पड़ रही है, ये हम देख रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और भी सीटें जीत सकती थी, किसी कारण से नहीं जीत पाई। इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने संगठनात्मक लेवल पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी एक अलग रणनीति से चल रही है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो थोड़ा बताना चाहता हूँ जी। वो ये कि अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं भारतीय राजनीति के, और वो जमानत उनको मिलते मिलते रह गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जमानत पर स्टे लगा। कोई भी कानून का विद्यार्थी, कानून का विद्वान इस बात को पचा नहीं पा रहा है, लेकिन हुआ। तो ये अनहोनी क्यों हो रही है? इस अनहोनी के पीछे एक फैक्टर है, बीजेपी की अपनी मंशा हरियाणा को लेकर के कुछ अलग है। वो जान रहे हैं कि कांग्रेस से सीधे टकराने का मतलब अभी चुनाव में हार निश्चित है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को एक उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने वाला एक्शन स्वयं बीजेपी ले रही है, क्योंकि अभी बाकी जगहों पर चुनाव है नहीं। और इस सहानुभूति फैक्टर से अरविंद केजरीवाल को अगर सहानुभूति मिलती है तो वो हरियाणा में जब चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से हट करके, जैसे कि अभी की घोषणा है, तो निश्चित रूप से 5-6% वोट भी काटते हैं तो वो कांग्रेस का नुकसान करेगा, ऐसा बीजेपी की रणनीति है। तो इसलिए हम इस व्याख्या के तहत हमें तो लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल करके चुनाव में जाना चाहिए, तभी उनकी ये रणनीति फेल हो सकती है। हरियाणा में भी अलग अलग, ये मेरा विचार है, क्या होता है राजनीति में वो अलग बात है जी। लेकिन उसके बाद जो बात अमित शाह कह रहे हैं अपनी जीत को
अपनी हार को जीत बताते हुए। ये दरअसल विमर्श जनता में चला गया है, अब किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने सीधा महसूस किया है, उनको कट साइज किया है और अपने दम पर बहुमत नहीं दिया है, और राजनीति में एक डिफेंसिव होकर के रहने के लिए उनको मजबूर किया है। लेकिन कल जो सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और विपक्ष को करना चाहिए, वो ये कि इस स्पीकर के खिलाफ में जरूर एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, जिन्होंने इंदिरा गांधी को अपने सदन में आसन पर बैठ करके अपमानित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आसन से निंदा करना एक ऐसी बात है कि कांग्रेस को और अपोजिशन को छोड़ना नहीं चाहिए, एक मूव तो करना ही चाहिए स्पीकर के खिलाफ। जो महाभियोग होता है वो मूव करना चाहिए, नतीजा चाहे जो हो, क्योंकि लड़ाई छोड़ी नहीं जानी चाहिए, लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। आप कैसे बोल सकते हैं सदन में बैठ करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ? तो मुझे लगता है, मैं बहुत इस पर जोर दे रहा हूं, मुझे पता नहीं कि रणनीति क्या होने वाली है, लेकिन छोड़ी नहीं जानी चाहिए, ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे तो कल को वो बैलेंस होंगे, मजबूर होंगे, बकवास नहीं करेंगे। मैं बकवास बोल रहा हूं, स्पीकर अगर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, बकवास है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका कंट्रीब्यूशन उनके अनपैरेलल है, उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर दूसरा प्रधानमंत्री खोजना मुश्किल है। और अगर ये गलत परंपरा चली तो आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री निंदा प्रस्ताव से बच नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हमें वर्तमान सियासत में देखने को मिल रही है, और उलटफेर तो होगा विधानसभा चुनाव में। उलटफेर किधर होगा? उलटफेर अब इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं होना है। यहाँ तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मोटे तौर पर 288 सीटें हैं, 90-90 तीनों बांट भी चुकी है कि हम मिलकर लड़ेंगे और बराबरी पे लड़ेंगे। और लेकिन एनडीए के गठबंधन में न तो मांगने का कोई फॉर्मूला है, न तो देने का कोई फॉर्मूला है, और जबरदस्त तरीके से असंतोष है। जनता ने उनको नकारा भी है, चाहे अजित पवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत, हरियाणा की सियासत और झारखंड की सियासत प्रो इंडिया अब तक दिख रही है। इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से इन राज्यों में वापसी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि मजबूती किस और किस दिशा में कितनी होती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए जो इसको लीड कर रही है बीजेपी, और इन दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, और साथ साथ जो अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों की हम चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से आगे की सियासी तस्वीर क्या दिखाई देती है देश की, उसकी चर्चा। और कल से लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही कल से फिर से शुरू हो रही है। कल 1 तारीख है, पहली तारीख, कल और भी बहुत कुछ होना है। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास, फिर नवेंदु जी के पास आता हूँ। और प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप अगर झारखंड में, और देखिए 26% झारखंड में आदिवासी हैं, और झारखंड में एक भी सीट, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब सीट बीजेपी को इस बार नहीं गई है, बीजेपी के लिए ये परेशानी है। ओवरऑल उसमें अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो 10 सीटों की कमी आई है बीजेपी को, जो 2019 के हिसाब से। लेकिन जो आंकड़े हम रख रहे थे, जिसमें वोट के परसेंटेज में भी, प्रतिशत में भी कमी आई है बीजेपी की, और ये तो लोकसभा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे, अभी अब से 2-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसमें क्या कुछ दिखाई देता है, उससे क्या देश की तस्वीर को बदलते हुए देखते हैं, सियासी तस्वीर को? ये तीनों राज्यों के चुनाव के परिणाम केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को प्रभावित करेंगे, और ये भी तय करेंगे कि ये सरकार कितने समय तक और रहने वाली है। इसलिए इस लिहाज से ये तीनों राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें 2 राज्य महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ, और हरियाणा में जैसे तैसे सरकार चल रही है बीजेपी की। जैसे तैसे हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया है जी, और बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी पे है। कुछ एमएलए ने, इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायकों ने भी वापस ले लिया समर्थन उनसे। तो
तो सैनी सरकार, जो कि कल तक खट्टर सरकार थी, अब सैनी सरकार है, वहां पे जो है परेशानी में तीनों राज्यों का आता हूँ। हरियाणा बहुत दिलचस्प है क्योंकि वहां के सोशल इक्वेशन में काफी कुछ हो रहा है जो चुनाव में दिखाई दिया। झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति, जी और झारखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को ये ट्रायंगल कंप्लीट करना था। ये अडानी ट्रायंगल है, और ये अडानी ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि आयरन ओर, बॉक्साइट, कोयला, जी इन तीनों का जो पूरा भंडार है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। जी और उद्योगपतियों को यही चाहिए, अडानी को यही चाहिए। और इसलिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने जैसे भी किया वो चुनाव को हासिल किया। बहुत फेयर नहीं था, कुछ बहुत सारी शंकाएं हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। उस वक्त भी हम लोगों ने बातचीत इस पे की थी। कांग्रेस को सोचना है कि वो गड़बड़ कहाँ हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनाव उनको लेना था, किसी भी तरीके से लेना था, और वो उन्होंने ले लिया क्योंकि कोयले की वजह से। जी यही कहानी झारखंड की हुई थी राजीव जी। झारखंड में पूरी मंशा हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की थी, पूरी साजिश थी जी कि सरकार गिर जाए। और हेमंत सोरेन ने बहुत सूझबूझ का काम किया कि दरवाजे पर ईडी का लोग बैठे हुए थे और उन्होंने अंदर वीडियो बना दिया, और उस वीडियो से कुछ अचानक कुछ करना जो है संभव नहीं था। बहुत रिएक्शन हो गया था, अगर याद होगा, बहुत युवा सड़कों पे आ गए थे, और पूरे आदिवासी इलाकों में बहुत अनरेस्ट था और बहुत गुस्सा था हेमंत सोरेन को लेकर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। तो वो वीडियो जो बनाना था, और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी, और वहां दो बड़ी घटनाएं हुई इस गिरफ्तारी से। वो साजिश नाकाम हुई, पहली बात, और दूसरा ये हुआ कि कल्पना सोरेन एक इंडिया गठबंधन की जिस तरह से वो नेता उभर कर आई हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव उन्होंने कमान संभाली और प्रचार किया, वो इतना आसान नहीं था। और उनको, जिसको कहा जाए कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन को गिफ्ट मिल गया, वो गिफ्ट के तौर पर एक बहुत ऊर्जावान नेता, और पढ़ी लिखी हैं वो, बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया भाषण देती हैं। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा कि चंपई सोरेन जैसा सीनियर नेता को बनाया, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता, जो प्रशासनिक क्षमता है, वो सामने आई। जी तो अब हेमंत सोरेन अकेले नहीं है, हेमंत सोरेन के पास अब एक अच्छी टीम है। उनको चिंता नहीं कि सरकार कैसे चलेगी। उनके पास अब कल्पना सोरेन भी है, जो कि अब एमएलए भी हैं। तो ये चुनाव में निश्चित तौर पर असर डालेगा, और चुनाव में कांग्रेस भी वहां पे मजबूत है। जी विधानसभा के चुनाव में तो एक तो ये साजिश थी, ये पूरा अडानी ट्रायंगल, उड़ीसा जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, झारखंड में सरकार गिराने की प्लान थी, वो कामयाब नहीं हुई। अब जैसे तैसे सरकार वहां पे वो बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है दो वजह से राजीव। एक तो राहुल गांधी की आदिवासियों में और वंचित समाज में जो उनकी स्वीकार्यता है बहुत बढ़ गई है। जल, जंगल, जमीन का सवाल बहुत बड़ा है, संविधान का सवाल बहुत बड़ा है जो नीचे तक गया है। हेमंत सोरेन अब पाक साफ होके क्लीन इमेज के साथ निकले हैं, और हेमंत सोरेन का अपना जनाधार है, कल्पना सोरेन है। तो इन लोगों को, और उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया। देखिए, आज आपने अभी दिखा दिया उनके रैली, उन्होंने आज से ही शुरू कर दी अपना। और इसलिए बीजेपी के लिए जो है वहां पे बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये हेर फेर करेंगे। जो पूरी योजना थी, योजना तो साजिश इसीलिए थी कि पुलिस और प्रशासन अपना हो जाए, और उसके बाद चुनाव कराकर
और तब जो है वो अडानी ट्रायंगल को पूरा किया जाए। उसमें हेमंत सोरेन ने पेच लगा दिया बीच में, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र में राजीव जी स्थिति ये है कि अभी बीजेपी तीनों से अपने जो लोकसभा के साथी थे उनके साथी चुनाव पर जा रही है जी। हालांकि अजित पवार बुरी तरीके से नाकामयाब हुए। बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उतना सीटें नहीं मिली है, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है। कांग्रेस वहां पे सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। शिवसेना है, हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि उद्धव ठाकरे एक बड़ा चेहरा होकर निकलेंगे, और उद्धव ठाकरे एक बड़ा चेहरा बन के निकल आए वहां पे। वहां पे अभी बजट आया है परसों, और बजट में उन्होंने तमाम, जिसको मोदी जी रेवड़ियां कहते हैं, वो रेवड़ियां बांटी उन्होंने। उसके साथ एक पेच भी है। वो जितना उन्होंने जो है योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं की है अनाउंस, उसके लिए उनके पास बजटरी सपोर्ट नहीं है। बजटरी सपोर्ट सिर्फ 3 महीने का है। उसके बाद वो बजटरी कमेटी उसको तय करेगी कि योजनाएं आगे चलनी है कि नहीं चलनी है। विपक्ष को इसका मुद्दा बनाना चाहिए कि अगर ये वापस जीत कर आते हैं तो योजनाएं नहीं चलेंगी। वो केवल इलेक्शन के लिए अनाउंस की गई है, और इलेक्शन के लिए भी वो इलेक्शन के पहले कितना मिल पाएंगी, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने में 1.5 महीने का समय बचा है, कुल 1.5-2 महीने का समय बचा है। तो इसलिए शायद एक किस्त मिल पाए जो उन्होंने अनाउंस किया है, और एक किस्त भी शायद ना मिल पाए। वहां पे स्थिति ये राजीव जी है कि लोकसभा वाली स्थिति है, बल्कि इसमें तो जो एकनाथ शिंदे थोड़ा और कमजोर पाए जाएंगे, क्योंकि एक ड्रेस रिहर्सल तीनों पार्टियों का, यानी शरद पवार, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनके कार्यकर्ता लेवल पे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इसका ड्रेस रिहर्सल वहां हो चुका है। बीजेपी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं फडणवीस को लेकर, और हरियाणा जैसे मैं बता चुका हूं कि वो रेजर एज पे सरकार है, बिल्कुल पतले धागे पे सरकार रुकी हुई है जी। और हरियाणा में जो नया समीकरण देखने को आया कि जो बीजेपी ने, आरएसएस ने कोशिश की थी कि जाट वर्सेस रेस्ट हो जाए, वो किसान आंदोलन ने उसको खत्म कर दिया, और उसका नतीजा देखने को ये मिला कि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। और अगर ये चुनाव आयोग न्यूट्रल होता, चुनाव में गड़बड़ियां नहीं होती, तो नतीजा बहुत और फर्क होता हरियाणा का। बिल्कुल 10 में शायद 10 एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलती। तो इन सब के साथ अगर बीजेपी चुनाव में जाएगी, अगर विधानसभा में, और इनमें विधानसभा का इक्वेशन बिगड़ेगा, तो इसका असर जो है वो केंद्र सरकार पर पड़ेगा। और बाकी की बातें जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, मैं अगले राउंड में बात करूँ। बिल्कुल अगले राउंड में और भी बातें करते हैं। किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे थे, उस बारे में भी बात करेंगे। कुछ बातें जो लोकसभा से, और कुछ बातें आने वाले समय में क्या कुछ हो सकती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप तमाम साथी बने हुए हैं, और हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम में से जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जल्दी से नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। नवेंदु जी, क्या कुछ देखते हैं आप इधर महाराष्ट्र से लेकर अगर झारखंड तक की बात करें, अलग अलग विधानसभाओं का कितना असर पड़ते हुए आप देखते हैं देश की राजनीति पर? जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तीनों राज्य के चुनाव जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसलिए कि जो अभी केंद्र में जो सरकार है और उसका जो नौटंकी जो उसकी चल रही है मोदी की सरकार की, तो उस नौटंकी का भी जो है एक तरह से जिसको कहते हैं ना पर्दा गिराना, तो वो शायद पर्दा गिराने की स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, लोकसभा का जो भी जनादेश आया, उस जनादेश से ही इनकार करने की ये जो बुनियादी बात जो है ना, वो जो सरकार केंद्र में बैठी कर रही है, मुझे लग रहा है कि चाहे वो महाराष्ट्र की जनता हो, तो वो चाहे हरियाणा की जनता हो, तो झारखंड की हो या बिहार की, कहीं की भी,
तो वो उस जनता पर इसका भी असर पड़ रहा है। जो दृश्य हम देख रहे हैं रोज लोकसभा में कि कैसे जो है एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का, वो सरकार का पूरे तौर पर, और ये कहीं से भी कोई विपक्ष की आवाज को तवज्जो देना ही नहीं है और उसको एकदम विराम ही लगा देना है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर राहुल गांधी हो लोकसभा में नेता विपक्ष। तो ये जो एक पूरी स्थिति है ना, ये मुझे लग रहा है कि जो जनता, जो बातें हो रही है हम लोगों की भी, जो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो वो है क्या कि इससे गुस्सा बढ़ रहा है, और एक गुस्सा इस तौर पर बढ़ रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि और सीटें जिताकर हमने क्यों नहीं भेजी राहुल गांधी को, और ज्यादा इंडिया गठबंधन को वोट क्यों नहीं दिए हमने। तो अब ये लग रहा है क्योंकि इशू भी नहीं उठाए दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने या विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने जो इशू अब तक रेज किए हैं, जिसकी एक झलक मात्र आई है, तो लोगों ने अपने को कनेक्ट कर लिया है उस इशू से, चाहे वो नीट का मसला हो तो या फिर इमरजेंसी का जो सवाल जिस तरीके से आया उस पर लोगों ने कहा पसंद नहीं किया। कारण कि 50 साल पहले की फिर वही बात है कि जो बीजेपी की एक पॉलिसी है जिससे आज ही जाकर लोगों ने इस बार वोट कास्ट किया था, कि फिर से वही अतीत में ले जाना, चाहे वो मुगलों के समय में हो, अंग्रेजों के समय में हो, या जो भी इमरजेंसी 50 साल और 70 साल की कहानी, ये सब। तो इसके लिए वोट नहीं दिया गया था। ये बिल्कुल इस जनादेश का इस बार का साफ मकसद है। अब अगर वही बातें दोहराई जा रही हैं तो विधानसभा चुनाव ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इस तौर पर भी महत्वपूर्ण है। मैं बिहार में बैठा हुआ हूं तो मैं झारखंड को देख पा रहा हूं, तो झारखंड के बारे में अभी प्रेम कुमार ने पूरे विस्तार से बातें रखी है, लेकिन झारखंड में जान लीजिए दो बातें हो रही हैं जो कि इस बार विधानसभा चुनाव पर बहुत असर डालेगी। एक तो ये कि जो अभी प्रशांत टंडन ने उस ट्रायंगल का जो जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा, ये पूरा जो एक बेल्ट है, जिस बेल्ट को अडानी को सौंपने की तैयारी पूरी तरीके से पहले भी हो चुकी थी, पिछले झारखंड के विधानसभा चुनाव में ही, और ये तैयारी में अब बाधक थे बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार, जो बघेल की सरकार पिछली दफा थी, तो बघेल को विनोभर किया इन्होंने। बीजू पटनायक, जनता दल को जो है नवीन पटनायक को इन्होंने ठिकाने लगाया, तो उड़ीसा भी आ गया। इस बार पूरा का पूरा फोकस जो है वो सत्ता शासक वर्ग का, ये उस तरफ बीजेपी का, केंद्र में बैठी सरकार का पूरा रहेगा कि इस 3 में झारखंड को भी विन ओवर किया जाए। और झारखंड में तो इस पूरे खदान की लड़ाई जो अडानी वर्सेज खदान और वहां के जो आदिवासी जनता है उनकी चल रही है, वो तो कहिए कि जड़ ही वहां पर है झारखंड में। और जो वहां बिजली पैदा करके और फिर बांग्लादेश को भेजने की और उससे कमाई करने का जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट ने ही आग लगा दी थी पिछली दफा चुनाव में। और आपको मैं बताऊं कि उस समय मैं झारखंड के चुनाव कवर कर रहा था, पिछली दफा का बिहार विधानसभा चुनाव। 5000 लोगों को जो है राजद्रोह, आदिवासियों को राजद्रोह के मुकदमे में रघुवर दास सरकार ने फंसाया था, जिसका एक बहुत बड़ा गुस्सा था उस समय झारखंड में, और वो गुस्सा जो है वो आके ईवीएम में दिखाई दिया और सरकार पलट गई रघुवर दास की। अगर इस बार फिर वो छेड़खानी होनी ही है, जाहिर मानिए होनी है, लेकिन ये बहुत ही टाइमिंग देखिए और संयोग की बात है, और डेमोक्रेसी के लिए भी ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आ गए हैं, और जिस तर्ज पर उनको फंसाने की कोशिश हुई, वो आदिवासी मुख्यमंत्री, भारत का सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी मुख्यमंत्री, और उसको जिस तर्ज पर डाला गया जेल में, विधानसभा में जो भाषण देकर फिर जेल गए थे हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बात कही थी, उस बात को शायद मुझे लग रहा है कि वो झारखंडी जनता के मन में धंस चुकी है। उन्होंने कहा था कि ये जिस तरीके से घेर के मारने की इनकी साजिश हो रही है, जिस तरीके से ये चबा जाना चाहते हैं आदिवासी जन समुदाय को, उनके जल जंगल जमीन अधिकार को, और फिर जो है उनको बर्दाश्त नहीं है कि किसी सत्ता या कुर्सी पर एक मुख्यमंत्री बैठे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो चबाने की चाहेंगे चबाना, लेकिन आदिवासी हूं मैं, और आदिवासी बेटे के शरीर में इतनी ऐसी हड्डियां होती हैं जिनका अंदाजा भी
इस शासक वर्ग को नहीं है, तो ये है कि गले में अटक जाऊंगा तो आंख फाड़ कर निकलूंगा। तो ये एक बात उनकी बहुत ही वायरल हुई थी, और ये बात अब एक बार फिर से जब छूट कर आए हैं जेल से, तो ये एक फिजा बना रही है ये बात भी। और साथ साथ चुनाव को लेकर के हेमंत सोरेन का अब सीधे तौर पर नेतृत्व में आ जाना, मुख्यमंत्री नहीं बनने की से इनकार किया जाना, तो अब वो भी राहुल की तरह जो है एक लीडर बन के जो है वो चाहते हैं कि पूरे उस तरीके से, और न सिर्फ झारखंड बल्कि ये जो तीनों चारों स्टेट है ना, यहाँ की जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा हेमंत सोरेन की रिहाई का। तो एक ये बात है। दूसरा एक पेच फंसा है जिसको एनडीए जो है वो सुलझाते नहीं सुलझ रहा है, और ये पेच भी जो है वो पिछले चुनाव से फंसा हुआ है, लेकिन इस बार उसमें छौंक लगा दी है एनडीए के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने। और वो छौंक क्या है कि सरजू राय जो बीजेपी के और आरएसएस के हार्ड कोर के नेता माने जाते रहे, और सरजू राय और रघुवर दास के समय में एक लड़ाई छिड़ी, उस लड़ाई में सरजू राय जो कि शैडो चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी झारखंड में जाने जाते रहे, बहुत ही प्रभावशाली नेता है, उनका एक नेटवर्क है, और पूरे संगठन में जो आरएसएस के संगठन है संघ परिवार में वो बहुत लोकप्रिय हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर पिछले चुनाव में ही चुनौती दे दी थी रघुवर दास को, और वो पश्चिमी जमशेदपुर से लड़ते थे, पूर्वी जमशेदपुर से उन्होंने लड़ा रघुवर दास के खिलाफ चुनाव, और कहा कि ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसको हराना सबसे पहले मेरा धर्म है। और सरजू राय अपनी ईमानदारी को लेकर अभी विख्यात हैं, बिहार से उनका नाभिनाल जुड़ा रहा है, जेपी आंदोलन की वो भी उपज है, नीतीश कुमार के बहुत गहरे दोस्त हैं। ये एक जो पॉइंट है कि नीतीश कुमार के गहरे दोस्त हैं। तो अभी 5 दिन पहले, एक हफ्ता 5 दिन हुआ, सरजू राय और नीतीश कुमार की मीटिंग हुई पटना में, और सरजू राय ने 2 दिन यहाँ बिताए, और उस मीटिंग में जो राजनीति छन के जो अंदर खाने से निकल कर आई है, तो ये जान लें इससे एक चैन खराब होने वाली है एनडीए की, और ये तब खराब होने वाली है जब नीतीश कुमार या जेडीयू ने भी ये घोषणा कर देगी कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेगा। तो ये घोषणा जो कर दिया जेडीयू ने, और उसमें सरजू राय के साथ हुई उनकी मीटिंग, ये जो चीजें हैं बेचैन किए हुए हैं अंदर खाने में एनडीए को, और ये बेचैनी और इसमें खेल जो सियासी खेल आगे पकने की संभावना जो दिखाई दे रही है, जो विश्लेषक देख पा रहे हैं, तो ये फिर मुश्किल में डालने वाली है बीजेपी को झारखंड में। तो एक तरह से कहिए कि झारखंड में जो मुझे दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन और वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये कुल मिला के बहुत ही मजबूत स्थिति में पहले से ही है हेमंत की रिहाई के बाद। और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं संघ परिवार के झारखंड में और बीजेपी के, ये सब मिला के अभी से ही इंडिया गठबंधन को हवा दे रहे हैं, और इसको लेकर के बहुत चैन हराम हुआ है बीजेपी का, ये मैं इतना जानता हूं। और संघ परिवार के स्तर पर भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो वहां के जो झारखंड के जो एक बड़े संगठक हैं जो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनसे बातचीत जो हो रही थी, तो ये एक बेचैनी जो है उन लोगों के सामने है। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र आप समझ लें कि एक मामले में तो साफ बेनिफिट दिखाई दे रहा है ना, कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था और जो लोकसभा चुनाव का दस्तक पड़ गया था, तो इंडिया गठबंधन उलझा हुआ था सीट शेयरिंग के मामले में, और ये भी कयासबाजी हो रही थी, और गोदी मीडिया के जरिए हवा भी दी जा रही थी कि ये जो है गठबंधन महाराष्ट्र में और सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं हो जाए, चाहे उद्धव ठाकरे हो तो या फिर शरद पवार हो या कोई भी। लेकिन इस बार की क्या स्थिति है कि पहले से ही अनाउंस्ड है कि महाअघाड़ी जो है वो एक साथ है, एक साथ ही चुनाव में जाएगा। संजय राउत जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के, और संजय राउत के बयान बहुत गौर करने लायक हैं कि वो लगातार जो है वो राहुल गांधी की जिस तर्ज पर बातें उनके बारे में कह रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन को, वो उन्होंने एक ताजा जो बात कही है बहुत मार्के की है कि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को नेता इंडिया गठबंधन का घोषित कर दिया गया होता
उनका इशारा उस चेहरे की तरफ है कि चेहरा घोषित कर दिया गया होता तो हम 20-25 सीटें और भी इंडिया गठबंधन ला सकता था, उसका फायदा मिल सकता था। इशारा साफ है कि महागठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत है और वो पहले से तैयार है कि लोकसभा में तो सबक सिखाया ही, विधानसभा में भी जमकर सबक सिखाएंगे वहां। जबकि दूसरी तरफ तो ठीक ही कहा प्रशांत जी ने कि आप देखें कि बिखरा हुआ है, शिंदे हैं इधर तो फिर उधर अजित पवार का गुट है, सब जगह अभी कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है और लोकसभा के आंसू जो है वो एक दूसरे का वो सुखाने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। लेकिन विधानसभा चुनाव वहां पर ये यकीन जानिए कि विधानसभा चुनाव तो शायद ऐसा लग रहा है कि परिदृश्य जो है महाराष्ट्र का वो एनडीए के लिए और भी ज्यादा खराब होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मुश्किल होने तो ये है कि दो स्टेट की मजबूती साफ तौर पर है। हरियाणा जो है वहां भी वही आधे आधे की बात भी आप मान लें। जी तो बिल्कुल पे दोबारा आते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा तीनों का विश्लेषण। थोड़ा दूसरे राउंड में आता हूं, हरियाणा पे भी आपके जरिए समझेंगे। और महत्वपूर्ण बात आप दो कह रहे थे बिहार और झारखंड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सुनना भी ज़रूरी था। और जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है और उससे एनडीए पर क्या कुछ असर पड़ सकता है और कैसे यहाँ नीतीश बाबू जो हैं वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये सब कुछ भी सामने आना ज़रूरी है और उस पर और आगे चर्चा आपसे करना चाहूँगा। पहले लेकिन एक बार आना चाहता हूँ राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, हम लोग बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र की बहुत बात कर लिए और हरियाणा का भी जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो लोकसभा चुनाव भी बीता है और उस बीते हुए लोकसभा चुनाव में उससे पहले जो इशूज थे इस देश में, किसानों का आंदोलन देखिए और अभी जो इशूज चल रहे हैं जैसे छात्रों का आंदोलन है, नीट की परीक्षा है और महंगाई, बेरोजगारी, जो सामान्य इशूज हैं उसकी चर्चा तो खूब होती रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ दिखाई देती थी और जैसे अभी कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अगर पहले से अनाउंस होता कि हमारा नेता राहुल गांधी होगा तो शायद 20-25 सीटें बढ़ सकती थी, 15 सीटें बढ़ सकती थीं। और ये सही है कि संजय राउत लगातार राहुल गांधी की बात करते हैं और उनको सामने लेके आते हैं। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ये सब कुछ जगजाहिर है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो बीता अभी लोकसभा है चुनाव जो बीता है, उस लोकसभा चुनाव में जो इश्यूज विपक्ष के थे वो कितने, और उसमें संविधान को भी थोड़ी देर के लिए आप किनारे रख दीजिए क्योंकि संविधान एक मूल मुद्दा था, संविधान बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन उसके अलावा जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो न्याय की बात हो, महंगाई की बात हो, गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, इन तमाम मुद्दों की अगर बात की जाए तो आज वो सारे मुद्दे जीवित हैं और इन जीवित मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये साफ दिखाई देता है। और यही मुद्दे आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनावों में, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और यहां से कितने फंसे हुए दिखाई देते हैं मोदी जी, कितने फंसे हुए दिखाई देते हैं एनडीए के नेता दल, जरा वो बताइए। और उसमें महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, उसकी चर्चा जरूरी है, जरा आपके जरिए महाराष्ट्र को समझना चाहता हूं। राजीव जी, आज अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ध्यान हो कि आज ही के दिन 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में शपथ लिया था। यानी आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तीनों सब जगह पे विधानसभा चुनावों की, तो आज के दिन ही वहां पे लोकतंत्र की किस रूप में हत्या की गई थी। जो तमाम मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है लोकतंत्र को कुचलना, वो कितना बड़ा सा मामला था। और जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो आज हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और वो बाहर निकले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए राजीव जी कि प्रभारी किसे बना गए, हेमंता बिश्व शर्मा को, जो कि भ्रष्टाचार में पूरे रंगीन है। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंता बिश्व शर्मा के मामले को देखिए। तो एक जो स्थिति है कि बीजेपी काफी फंसी हुई है। और मैं कह दूं महाराष्ट्र से शुरुआत करते हुए कि महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में क्या देखा। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में देखा केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग और एकनाथ शिंदे को इसलिए ईडी सरकार भी कहा गया कि ईडी के नाम पे आप पार्टियों को तोड़ते हैं। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने वो चीज देखा कि बीजेपी अब तक सत्ता के लिए तोड़फोड़ तो करती थी, लेकिन किसी अपने ही क्षेत्रीय पुराने सहयोगी दल जो शिवसेना उनकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी, उनको तोड़ा गया। तोड़ने तक तो फिर भी हम लोग भारतीय राजनीति में समान स्थिति मानते हैं।
लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके, इलेक्शन चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से उनके पार्टी के नाम को बदला गया, उनके चुनाव चिन्ह को बदला गया, और फिर ये कहानी उनके साथ करके फिर शरद पवार के साथ भी की गई। उस पूरे चीजों की जो पुनरावृत्ति की गई, महाराष्ट्र ने उसका मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव में तो दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही महाराष्ट्र में वहां पे आरएसएस की जो मुख्यालय है वहां पे, लेकिन बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, अभी तो अमित शाह नहीं मान रहे हैं कि जनादेश में कोई नुकसान हुआ है उन्हें महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि वो 105 के संख्या पे जो है वो 40 से 50 के संख्या को छू ले, वो उनके लिए बड़ी स्थिति हो जाएगी राजीव जी। तमाम लोग ये चीज देख रहे हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में। तो महाराष्ट्र में स्थितियां बिल्कुल उलट है। लेकिन जो आपका सवाल था कि तमाम बड़े मुद्दे, किसान के आंदोलन के मुद्दे, दूसरे आंदोलन के मुद्दे, आज के समय में छात्रों का हर स्टूडेंट, हर युवा वर्ग और विशेषकर वो मध्यम वर्ग, राजीव जी, ये सवाल आज सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीबीआई को आपने जांच दे दिया नीट परीक्षा के लिए, लेकिन आखिर फिर से नीट परीक्षा को फिर से कराने में क्या दिक्कत है? आखिर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार में कितनी डुबकी लगाई है कि वो उस परीक्षा को कैंसिल कराने से जो रोक रहे हैं। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में बेबी राम, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनके ऊपर आज तक सोचिए कि वो वीडियो वायरल हुए कई दिन हो गए हैं राजीव जी। क्या कोई भी एजेंसी गई? केंद्र सरकार ने कठोर जो है कि कानून पास किया था कि पेपर लीक से संबंधित मामलों के ऊपर वो काफी कठोर रवैया अपनाएगी। क्या कठोर रवैया है? उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रवैया है? तो चुनाव के बाद भी जनादेश को ये मानने वाले नहीं है, जो किसानों का मामला है। आप सोच के देखिए कि हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में पहली बार देखा कि ड्रोन से किसानों के ऊपर हमले हो रहे थे। हरियाणा में ही हमले हो रहे थे राजीव जी। उसको पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डीवी लाइव में चर्चा किया था। अगर राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं तो आज के समय वो कितना ज्यादा प्रासंगिक है। प्रत्येक दिन किसान जो है, प्रति घंटा किसान एक आत्महत्या कर रहा है। 24 घंटे में 24 किसान एवरेज तौर पर आत्महत्या कर रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक। तो किसानों की यह स्थिति बनी हुई है। उसके कारण से महाराष्ट्र के चुनाव बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। उसके कारण से हरियाणा के चुनाव में तो पूरा का पूरा जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं कि जाट और गैर जाट की जो पूरी लड़ाई बनाने की कोशिश की गई थी, वो पूरा तंत्र ही हरियाणा के लोगों ने फेल कर दिया। तो मुझे हरियाणा में भी कहीं से कोई आशा के किरण और बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आपने बड़ा शानदार सा ग्राफिक्स दिखाया था राजीव जी झारखंड के संदर्भ में। आपने उसमें बताया कि किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% का वोट शेयर था और वो 2024 में आके वो 44%, 7% की गिरावट है। लेकिन एक रोचक चीज मैं और जोड़ू दर्शकों को कि 51% का वोट शेयर जब 2019 में लेके आए थे, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिर के 2019 में ही वो 51% से गिर के 33% पे आ गए थे। तो राजीव जी कल्पना कीजिए कि 51% जब गिर के 33% पे आएगा तो ये 44% गिर के विधानसभा चुनाव में कहां पे जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग झारखंड के पूरे मामले पर अगर हम लोग आज के समय में गौर कीजिए, बीजेपी के लोग आपका रिपोर्ट कहते हैं कि क्या राहुल जी 25% का वोट शेयर हम लोगों का आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा झारखंड में? यानी 33 पे अगर पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में थे तो अब वो उनकी और भी ज्यादा उल्टी गिनती चलने वाली शुरू हो गई है। ये बिल्कुल सही ग्राफिक लगाया है आपने। तो ये जो उनकी परिस्थितियां हैं और वो उनकी परिस्थितियां कहां से बिगड़ी है राजीव जी? देखिए, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झारखंड में लंबे समय तक काफी मेहनत किया था। वहां पे अगर आप काफी ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव जी आप जाएंगे झारखंड में, जहां पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन वहां पे आरएसएस के लोग एक्टिव रहे लंबे समय तक। लेकिन आरएसएस के उस पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया कि क्या अडानी जी के आशा और इच्छा को पूरा करने में कि किसी भी प्रकार से झारखंड की सरकार को गिरा दिया गया। और जो जिस बोर्ड में जिस तरह से पूरी इंडिया एकदम एकजुट रही, वहां पे हेमंत सोरेन बिल्कुल, और जो हेमंत सोरेन बिल्कुल झुके नहीं, बीच में भी जब वो जेल से रिहा हुए तो वो शेर की तरह दहाड़ते हुए बीच में जो आए थे वो दहाड़ते हुए निकले थे। अभी भी देख लीजिए उनकी स्थिति। तो झारखंड में अगर आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है, जरूर जेएमएम को भी वो वोट जाते रहे पहले के समय में राजीव जी, लेकिन वो कहीं कहीं बीजेपी की उसमें बड़ी उसमें सांडवारी होती थी। क्योंकि जो दूसरा बड़ा तबका है वो लोकसभा में तो उनको चुन लेता है बीजेपी को, लेकिन वो विधानसभा में वो मोड़ लेता है। ये आदिवासी वोटर थे जो बड़े सेक्शन में, कुछ सेक्शन में आरएसएस के कारण से वो उनके साथ जाते थे। आज के समय
समय में वहां पे आदिवासी समूह में बहुत जबरदस्त एक नाराजगी की स्थिति है। और केवल आदिवासी समूह में नाराजगी की स्थिति नहीं है, बीजेपी अब जो वादे कर रही है, चाहे अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखे कि खूब सारे रेवड़ी बांटने के वादे किए गए राजीव जी, तो अब जो बीजेपी अपने अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में वादे कर रही है, झारखंड में कुछ वादे कर रही है, उन वादों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? आप उदाहरण देख लीजिए राजस्थान का। राजस्थान में बीजेपी ने 500 रुपया सिलेंडर का वादा किया था, क्या अब तक पूरा हुआ? उल्टे तमाम योजनाओं में, जो योजनाएं खुद बीजेपी सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, हर लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजस्थान में बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था होली के समय में सिलेंडर मिलेगा, दीपावली के समय में सिलेंडर मिलेगा। दर्शक तमाम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, पूछ लीजिए कि कितने लोगों को वो सिलेंडर प्राप्त हुआ, आज तक सिलेंडर ही प्राप्त नहीं हुआ। तो बीजेपी के घोषणाओं पर लोगों का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जो आपने लिखा है कि 3 विधानसभा सीट, और उसमें जो हर जगह हम लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, चाहे वो झारखंड हो, उन जगहों पर स्थितियां बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है। और झारखंड को लेकर तो 33%, अगर पिछले बार ही पहुंच गए थे 51% से गिर के 33%, तो इस बार उनकी गिरावट का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल चीज है। ये तो हम लोग डंके के चोट पे कह सकते हैं कि झारखंड में टीम इंडिया बहुत मजबूती से सरकार बनाई है। और झारखंड में नहीं, तीनों विधानसभा चुनाव में टीम इंडिया के लिए कहीं कोई कठिनाई की परिस्थितियां नहीं है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 3 विधानसभा चुनाव के साथ साथ चौथा विधानसभा जो सबसे पहले जिसको करवाना 30 सितंबर तक बहुत ज़रूरी है, वो है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो या झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, इन चारों राज्यों में, और ख़ासकर 3, ये तीनों पूर्ण राज्य हैं, इसलिए भी इन तीनों राज्यों, उसमें भी आप देखिए हरियाणा में जेजेपी के साथ आप सरकार में आए क्योंकि पिछली दफ़ा ही आप सरकार से बाहर हो चुके थे। और महाराष्ट्र में भी पिछली दफ़ा ही आप सरकार से बाहर थे, इसलिए पिछली दफ़ा बाहर थे क्योंकि वहाँ पर सरकार महाविकास अघाड़ी की चल रही थी, और बीच में आपने उस सरकार को गिरा करके अपनी सरकार, और आज ही की तारीख 30 जून 2022, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी राहुल लाल जी, 30 जून आज की तारीख 2022, 2 साल पहले आपने सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। सरकार गिराना एक अलग बात होती है, लेकिन आपने पार्टियां तोड़ी, एक नहीं 2-2, और उसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में आपको 48 में से कितनी सीटें मिली हैं अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अब क्या विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कितनी सीटें आएंगी, और यहां से क्या केंद्र की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के पीछे की राजनीति क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है, देश की जो अभी नई निर्वाचित जो सरकार है, ये किस हिसाब से चलेगी, कितने दिन चलेगी, क्या मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, या यही सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार आगे 5 साल तक चलेगी। बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए यहां हम उसका विश्लेषण करते हैं बैठकर। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास भी। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं 3 राज्यों के खासकर विशेषकर जो चुनाव है उसमें उलटफेर होना ही होना है, वो साफ दिखाई देता है। लेकिन 3 और राज्य हैं जिसमें ओडिशा है, जिसमें अभी अभी चुनाव विधानसभा के हुए और वहां पर सत्ता में आई है बीजेपी। छत्तीसगढ़, जहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, और कोई कह नहीं रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार जाएगी, चली गई। तो पहले छत्तीसगढ़ की सरकार बीजेपी के हवाले हुई, ओडिशा की सरकार बीजेपी के हवाले हुई, और अब झारखंड है जहां पर अभी जो परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं, एक व्यूह रचना रची गई, लेकिन वहां फायदे में नजर आए और अभी भी फायदे में नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन। आगे क्या कुछ होगा उस पर चर्चा हम करेंगे समय के हिसाब से। लेकिन ये 3 राज्य और इधर जो 3 राज्यों में से एक राज्य झारखंड है, इन सबको मिला लीजिए, कहानी क्या बनती हुई दिखाई देती है, उसका कोई असर केंद्र पे पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे केंद्र पे इसका असर पड़ेगा और जबरदस्त असर पड़ेगा। खासतौर से जो 3 विधानसभा चुनाव होने हैं उनका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। और इन 3 विधानसभा चुनाव के बाद राजीव जी, जो आपने बाकी 3 राज्य बताए, उनका भी राजनीति बदलेगी। तो कुल मिलाकर के ये सारा असर केंद्र सरकार पे पड़ना है, और देखना ये होगा कि उसके बाद मोदी जी के खिलाफ जो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है राजीव, एक तरीके से इसको कहा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के लोग बातें करते हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कि हम तो अपना कोई काम करा ही नहीं सकते, वहां तो काम कराने के चैनल दूसरे हैं, काम कराने वाले लोग दूसरे हैं।
यानी जो सांसद चुन करके भी आते हैं या विधायक चुन करके भी आते हैं, उनको अपने काम कराने के लिए भी उन चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है जो चैनल्स वहां से तय किए गए हैं। यानी वो चैनल कोई दूसरे हैं, वो पार्टी के आरएसएस के बनाए हुए चैनल नहीं है। अब क्या आज उत्तर प्रदेश में जो मुख्य सचिव बदले गए हैं, नए बनाए गए हैं, जो पहले मिश्रा जी थे उनका एक्सटेंशन समाप्त हो गया, आज नए बनाए गए हैं, उनको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज चल रही है। तो ये राज्य की जो चीजें हैं असल में ये सारी जाकर के केंद्र सरकार को ही प्रभावित करेंगी। अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो अपने 3 मांगे रखी हैं, वो तीनों मांगे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को राजीव जी परेशान करने वाली ही है। और एक तरीके से कहा जाए, नीतीश कुमार ने एक सेफ जोन बना लिया है अभी से कि जब वो बाहर निकलेंगे इस गठबंधन से यानी एनडीए से, तो उनके पास कारण होंगे बताने के लिए कि साहब हमारे ये कारण से हमने इनसे बात मांगे रखी थी और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जबकि सरकार इनकी जो थी वो हमारी बदौलत बनी है। कल ही केसी त्यागी कह रहे थे कि सर्वमान्य नेता एनडीए के नीतीश कुमार है, और नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि देश की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, थोड़ी उसकी नीतीश कुमार है। अगर एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है और देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं फिर राजनीति से गठबंधन में? तो यानी कि रास्ता तैयार कर लिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से भी जो है ये, और मुझे लगता है कि वो भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा के परिणाम जब आते हैं उसके बाद बिहार में भी जबरदस्त खेला होगा। और जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि सरयू राय से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो सरयू राय भी खेलते हैं। दूसरी बात राजीव जी है कि सरयू राय से बातचीत होने का मतलब जो है, ये आपको याद होगा जो नरेंद्र जी ने बताया भी, और सरयू राय ही थे सबसे पहले जिन्होंने ये नारा दिया था, मतलब ये बात कही थी कि मोदी शाह की लॉन्ड्री में धुल करके जो वो तमाम आर्थिक अपराधी जो है वो साफ हो जाते हैं। मोदी शाह की लॉन्ड्री जो है वो शब्द निकाला हुआ उन्हीं सरयू राय का था, और रघुवर दास बुरी तरीके से हारे थे। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां डबल हैं। एक तो ये कि वहां उनकी लॉन्ड्री जो है उस लॉन्ड्री में रघुवर दास जैसे नगीने धुल चुके हैं, ये झारखंड की जनता देख चुकी है। और उन आर्थिक अपराधों को छुपाने के लिए और झारखंड की वन संपदा जो है उस पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, ये भी जो है वहां की जनता राज्य भी देख रही। तो संकट वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि जब इन तीनों राज्यों के खासतौर से महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा की जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ये फिर मोदी जी के लिए परेशानी पैदा करने वाले होंगे। जी जी, लेकिन प्रेम कुमार जी, मोदी जी की परेशानियों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन परेशानियों में क्या नीतीश कुमार दिखाई नहीं देते? क्या नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक जितनी बार उलट पलट किए हैं, इधर से इधर आए हैं, उससे उनकी छवि धूमिल नहीं हुई? क्या नीतीश कुमार अब सपोज फिर से पाला अगर बदल लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लें, तो क्या उनको इंडिया गठबंधन में उस ढंग से स्वीकार किया जाएगा, या इंडिया गठबंधन उनको अपनी तरफ लेने की बात सोचेगा? और क्या चलिए गठबंधन 2 मिनट के लिए सोच भी ले, यहाँ गणित नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री चलती है, उस हिसाब से भी सोच ले, लेकिन देश की जनता क्या उसे उनको स्वीकार करेगी? क्या बिहार की जनता स्वीकार करेगी? सीटें तो कम हो गई हैं, उनकी भी सीटें बढ़ी तो हैं नहीं, गणित और बाकी चीज़ों के, और बिहार में जो जातीय समीकरण है उस आधार पे उनका वोट बैंक है, उस आधार पे नीतीश कुमार को सीटें आ गई, 12 सीटें ले आए। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आपने अपनी विश्वसनीयता तो खो दी है। जी राजीव जी, देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठा रहे हैं, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के बारे में ये एक विश्लेषण करने का मौका भी है। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो उनको महत्व दिलाती रही है। हम ये बोलते हैं नीतीश कुमार पलटू है, लेकिन हमने बार बार कहा है पलटू नीतीश कुमार नहीं है। पलटू तो महागठबंधन है, पलटू तो एनडीए है जो उनको स्वीकार करता है। तो हमने एक परिपाटी बना ली है, नीतीश कुमार पलटू है। हाँ, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी की जो बात आपने की वो बहुत महत्वपूर्ण है, बीते दिनों में गिरी है। उसका कारण क्या है? पहले जब भी नीतीश कुमार अपना गठबंधन छोड़ते थे या बदलते थे तो वो उसका एक लॉजिक रखते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ, जैसे आप याद करेंगे एनडीए छोड़ करके वो महागठबंधन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी,
और बहुत सारे प्रकरण थे, हमारी पार्टी को हराया गया चुनाव में, ये एक लॉजिक था एनडीए छोड़ने का। लेकिन इस बार जब उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और एनडीए में गए, तो लॉजिक लोगों को सिर्फ यही समझ में आया कि उनको चूंकि इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, इसलिए उधर चले गए। यानी क्रेडिबिलिटी फैक्टर पहली बार गुट बदलने में नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ। लेकिन और आज भी ये बात भी नीतीश कुमार ने अपने मुंह से नहीं कही, केसी त्यागी ने कही ये बात, नीतीश कुमार ने नहीं कही। और इससे पहले नीतीश कुमार ने कही थी ये बात, जो आप पहले, क्योंकि वहां से इधर क्यों आए, वो नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कही। आप बिल्कुल सही हस्तक्षेप कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने मुंह से ये बात भी नहीं कही कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम संयोजक बनना चाहते हैं। यानी पॉलिटिकली वो तब भी करेक्ट है, लेकिन जो राजनीति के समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि वजह यही है, ये भी ऑब्वियस है, ये हम कहना चाहते हैं। वजह यही है कि उनको पीएम का चेहरा नहीं बनाया गया, संयोजक नहीं बनाया गया। तो हम पॉलिटिकल करेक्ट होने की बात करें तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल करेक्ट दिखते हैं, मगर आज देश भर में ये लोग जिन्होंने भी नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट किया, वो इसलिए नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को कोस रहे हैं कि उनके जनादेश के खिलाफ इनका निर्णय है, ये बात है। तो इसलिए ये रह रह करके एक उम्मीद, एक विमर्श खड़ा हो जाता है कि नीतीश कुमार कब तक नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब आने वाले समय, चूंकि राजनीतिक अवसरवादिता तो नीतीश कुमार में कूट कूट कर भरी हुई है, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संख्या 12 पहुंचाई, जबकि विधानसभा में उनकी चिंता है कि 41 सीटें, उसको कैसे वो मल्टीप्लाई करें, डबल करें, 1.5 गुना करें। तो ये जो चिंता है, इसके लिए ही हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार ने अभी जो कल परिवार संगठनात्मक फैसले लिए, उसमें ये विशेष, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की बात कही। तो ये जो दोनों बातें उन्होंने कही, तो इससे कहीं ना कहीं एक एस्केपिंग रूट उन्होंने बना लिया कि वो जब चाहे तब लॉजिकल ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी की सरकार को छोड़ सकते हैं। और लॉजिकल ग्राउंड पर छोड़ेंगे तो उनको बिल्कुल सही माना जाएगा, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जैसे पहले एनडीए में थी, आगे भी इंडिया में रहेगी। मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई दुविधा नहीं है ये बात कहने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको इसलिए समझना ज़रूरी है कि उसके क्या फ़ायदे नीतीश कुमार को हैं और क्या फ़ायदे एनडीए या इंडिया गठबंधन को है, और क्यों हम उनकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, और क्या उनकी इतनी चर्चा यहाँ ज़रूरी है। अगर वो एनडीए से निकल भी जाते हैं तो क्या एनडीए की सरकार, यानी नरेंद्र मोदी जिस सरकार को लीड कर रहे हैं, वो सरकार गिर जाएगी? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो फिर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? और नीतीश कुमार क्या अब जो कह रहे हैं, उनके साथी केसी त्यागी कल जो बात कह रहे थे इसी दिल्ली में कि अब उन्हीं के एनडीए में और बीजेपी के साथ ही बनकर हम अगला चुनाव लड़ेंगे, और उनकी बातों को कैसे हम उस पर विश्वास कैसे कर लें? प्रशांत टंडन जी, ये बहुत सारे सवाल इसलिए, क्योंकि ये दो बातें मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आखिर केसी त्यागी की बात पर भरोसा क्यों कर लें, और बात पे ये भी भरोसा हम कैसे कर लें कि नीतीश कुमार इधर है या उधर है, उन पे हम बात ही क्यों करें? सवाल ये भी उठता है। और विश्वसनीयता इतनी जब आप खो चुके हैं, और आप इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि आप इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, और आज इंडिया गठबंधन के खिलाफ सरकार बनाने में नीतीश बाबू की अहम भूमिका है, इसलिए ये चर्चा जरूरी। केसी त्यागी के किस बयान पर मैं उनको बहुत गंभीरता से लेता नहीं हूँ। वो मीडिया में पतंगबाजी को, इसको काइट फ्लाइंग को बढ़ावा देने की, स्पेकुलेशन की बातें करते हैं, और उनका हर बयान जो है वो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ वो कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो दिखाना चाहता है। और केसी त्यागी के किस बयान को गंभीरता से लिया जाए? दिन में 3 बार वो बात करते हैं, तो पहले को, दूसरे को कि तीसरे को। तो इसलिए उनकी बातें मीडिया कंजम्पशन की बातें होती हैं, इसलिए उनसे कोई आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
उसमें कोई राजनीतिक समीक्षा किसी तरीके के बयानों पर नहीं होती है, संभव नहीं है। बहुत ही अगंभीर व्यक्ति है वो, और वो जेडीयू में बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जो भी हैं, देखिए आज जो वस्तु स्थिति है, आज की राजनीतिक जो लैंडस्केप है, उसमें ये दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक सांप्रदायिक सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं जो वो मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, जो 80-20 की बातें करते हैं, जो ओम बिरला बैठे हुए और कह रहे हैं हुड्डा को कि बैठ जाओ या माइक बंद कर रहे हैं। इन सब की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर आती है। वो उससे बच नहीं सकते। हवन करेंगे तो हाथ जलेगा। बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भवन में दूर से बैठे रहें। तो ये लोगों पे, जैसे नीट का मामला है, क्या बिहार या आंध्र प्रदेश के बच्चों का भविष्य नीट में खराब नहीं हो रहा है? क्या अगर लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में सभापति विपक्ष को नीट का मामला उठाने नहीं दे रहे हैं, यूजीसी नेट से लेकर नीट तमाम पर्चे लीक हो रहे हैं, तो क्या आंध्र प्रदेश और बिहार के छात्रों का भविष्य सुरक्षित है? और अगर भविष्य सुरक्षित नहीं है, जैसे कि बाकी राज्यों के छात्रों का है, तो इसकी जिम्मेदारी अगर मोदी सरकार की है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी है। आंखें बंद करके वो अपने राज्यों के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ जो है अन्याय करने में शामिल हैं। वो पार्टनर इन क्राइम है। इसको ये नहीं कह देना चाहिए कि केवल आरएसएस के लोग थे जो पेपर लीक कर रहे हैं। अरे भाई, आप साथ में सरकार के। आप बताइए कि चंद्रबाबू नायडू ने या नीतीश कुमार ने एक बार भी पब्लिक में कोई बयान दिया कि हाँ भाई हम सरकार से बात करेंगे, नीट के मामले में बड़ा गड़बड़ हो रहा है? नहीं दिया। जैसा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी बात कर रही है, तो ये क्यों नहीं बात करेंगे? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने राज्य के छात्रों को का भविष्य आपका प्राथमिकता नहीं है। आपकी प्राथमिकता प्रोजेक्ट्स के पैसे लेना है केंद्र सरकार से, और उस प्रोजेक्ट के पैसे से अपना जो भी राजनीतिक भविष्य या अपने लोगों को ठेके दिलवाने हैं, जो भी काम है, ये इन राज्यों की जनता को समझना चाहिए और ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। इसका इंतजार मुंडेर में बैठ के नहीं करना चाहिए कि कब ये पलटी मारेंगे, कब ये समर्थन विड्रॉ करेंगे। अरे ये वहां चले गए हैं और हर चीज में साथ में है। अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं इस देश में, तो उसमें जिम्मेदारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी है। आप केवल अपने राज्य में हज हाउस बना के नहीं आप इससे बरी हो सकते, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर माइनॉरिटीज के साथ और मुस्लिम्स के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, छात्रों के साथ गड़बड़ हो रहा है, किसानों के साथ गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल मोदी सरकार पे नहीं है, उनके समर्थन देने वाली पार्टियों पर भी है। ये समझना चाहिए। ये सिंपल सीधी सी बात है। इसमें कोई मतलब मैं तो नहीं मान सकता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतने भोले हैं, या वो अखबार नहीं पढ़ते, या वो मीडिया नहीं देखते, या उनको मालूम नहीं कि मध्य प्रदेश में बकरीद के पहले मुसलमानों पे बुलडोजर चल गया। किस सरकार ने चलाया? जो सरकार केंद्र में उन्होंने चलाया, डबल इंजन की सरकार ने चलाया। तो आप वहां पे हज हाउस बना रहे हो, आपको चिंता मध्य प्रदेश के मुसलमान की नहीं है। और क्या आंध्र प्रदेश का मुसलमान बड़ी खुशी खुशी देख रहा है कि अच्छा हमारे हज हाउस बन रहा है
वहां बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों पर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो ये राजनीतिक जो वो है लैंडस्केप, उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए जो नहीं आ रही है। और इन दोनों की चर्चा क्यों और इसकी क्या ज़रूरत है और ये आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। दोनों की राजनीति में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक भी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों की राजनीति में अल्पसंख्यक हैं। दोनों के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को प्रमुखता दी गई है, लेकिन आज अल्पसंख्यकों के लिए आप जिनके साथ हैं वो क्या कर रहे हैं। नीट की बात आप कर ही रहे थे, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए, उन मुद्दों को कैसे इतने ही दिनों में 4 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक, इसी जून के महीने में आपने क्या कुछ किया, कितना आगे बढ़ाया। सवाल तो पूछे जाएंगे नवेंदु जी, सवाल तो पूछे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और विधानसभा चुनाव सामने है, चलिए अभी बिहार में नहीं, अगले साल बिहार में चुनाव है, लेकिन चिंता आपको आज से हो रही है बिहार चुनाव की, तब भी। और आंध्र प्रदेश में ठीक है 5 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन रास्ते तो इन्हीं 5 सालों में दिखाई देंगे ना। तो इसलिए भी क्यों हम बार बार ये सोचे कि ये दोनों बैसाखियां जो हैं ये बैसाखियां हैं, या ये क्यों ना कहें कि तीनों एक साथ हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर इस ढंग से सरकार चला रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके वोटरों के, जो आपके वोटर हैं, उनके साथ आप छलावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। ये क्यों ना कहें हम, नवेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि ये पूरे तीनों लोग जो है, और खासतौर पे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तो ये तो बिल्कुल जो अभी जो भारत का जो मिजाज है, इंडिया का जो जनादेश है, उसके खिलाफ बिल्कुल जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इनका खिलाफ में जाना दरअसल मोदी सरकार और फिर जो उसके मतलब 3.0 जो है, लेकिन 2.0 और 1.0 वो सबको देख चुके हैं ये लोग। और खुद नीतीश कुमार जो है, अगर बिहार की बात करें तो वो 2014 में उन्होंने कबूल नहीं किया था नरेंद्र मोदी को, और उनके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, फिर उनकी तानाशाही भी देखी उन्होंने, फिर उसके बाद भी चले आए और 2019 का चुनाव साथ उन्होंने लड़ा। और फिर इस बार जो है, जब जनता आजी जा रही थी इस पूरे निजाम से, तो फिर उस देखिए कि अब उस बार जो वोट का रिजल्ट भी आया, तो भी इन लोगों का दिमाग नहीं खुला कि ये जो है लोकतंत्र विरोधी सरकार है। देखिए अब ये बहस का विषय नहीं है कि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है कि नहीं है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। और ये तीसरे टर्म के इन 10 दिनों में भी ये बात 10 दिनों में ही खुलकर और भी ज्यादा एस्टेब्लिश हो गई। तो अब इस सरकार का साथ देने का मतलब, या फिर उनके साथ बने रहने का भी मतलब, ये बिल्कुल हर तरफ से यही बताता है कि ये लोकतंत्र विरोधी चेहरे हैं बुनियादी तौर पर। लोकतंत्र विरोधी, देखिए नीतीश कुमार की बात एक और आप जान लीजिए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की ही बात, ये हमेशा जो छत्रप बोलते हैं ना, क्षेत्रीय पार्टियों के छत्रप की मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया नीतीश कुमार। और यही इसी मामले में लालू प्रसाद बिल्कुल भिन्न है नीतीश कुमार से। लालू अगर किंग मेकर के तौर पर कई वर्षों तक जाने गए, तो इसलिए कि उनका वो मिजाज था, वो राष्ट्रीय स्तर की सोच थी, और सेकुलरिज्म की वो सोच जो है, जिसके बलबूते एस्टैब्लिश हुए लालू प्रसाद, और इस कारण से उनको ये मान्यता भी मिली कि एक बार भी लालू प्रसाद ने बीजेपी के सामने या आरएसएस सामने घुटने नहीं टेके। तो ये एक जो पहचान उन्होंने बनाई, नीतीश ये पहचान नहीं बना सके, लाख अपने को सेकुलर कहने के बावजूद। कारण ये है कि वहां जो मैं मिसिंग जो उनके पास नीतीश कुमार के पास है, कि वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वाजपेयी के समय में भी रहे हैं, सब उन्होंने किया है, लेकिन उनके पास वो शायद वो राष्ट्रीय नजरिया देश का नहीं आ पाया। वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही सब कुछ सोचते रहे,
और आज तो नीतीश कुमार को देख करके ये बहुत ही दुख होता है कि एक सोशलिस्ट अपने को कहने वाला लीडर, लोहिया और किशन पटनायक का शिष्य कहने वाला नेता, और दूसरी तरफ ये भी बोलता है वामपंथियों पार्टियों में के बारे में कि सीताराम येचुरी या डी राजा हो या दीपांकर भट्टाचार्य हो, ये सब हमारे पुराने दोस्त हैं और समता पार्टी की जो नींव पड़ी थी तब से इनके साथ दोस्ती है, और समता पार्टी ने अपना पहला अलायंस भी किया था तो लेफ्ट के साथ किया था। लेकिन वो सारी चीजें तो लेफ्ट का नजरिया भी राष्ट्रीय नजरिया है। ये नीतीश कुमार बिहार के नजरिए पर राजनीति करते करते मजबूत हुए और बिहार के नजरिए पर ही राजनीति करते करते कमजोर भी हुए, और अब जो कमजोर हुए तो फिर उनके सामने एक ही विकल्प है। देखिए, कुल मिला के नीतीश कुमार कमजोर है। वो 12 सीटें उन्होंने निकाल ली जरूर, लेकिन ये जान लीजिए कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहे हैं। तो 19 के चुनाव लोकसभा के हों या बिहार विधानसभा के चुनाव, जब भी वो बीजेपी के साथ लड़ते रहे, नीतीश कुमार का टोटल वोट जो है वो बीजेपी से ज्यादा आता रहा। इस बार जो है बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी लेकिन 12 सीटें ही जीत पाई। नीतीश कुमार एक सीट कम लड़े लेकिन वो भी उतना ही जीत पाए, 12 सीट। लेकिन टोटल वोट जो है वो एनडीए गठबंधन में होते हुए बीजेपी से नीतीश कुमार का टोटल वोट जो है वो आप समझ लीजिए कम आया है, और वो कम कितना है, लगभग 25 लाख। तो ये वोट जो उनका कम हुआ है, तो अब यहां से नीतीश कुमार तो फील कर रहे हैं ना कि वो कमजोर हुए हैं बिहार में, और उनको परिदृश्य दिखाई दे रहा है जो राष्ट्रीय, अगर वो देख पा रहे हैं तो उनको पता है कि वो राजा बन के तो नहीं रह सकते एनडीए में भी। इंडिया में ही वह गुंजाइश थी जिसको वो चाहते थे, किसी तरह से जल्दबाजी उन्होंने की उसको एक्सप्लोर करने की, और उसमें मार खाए तो फिर वो चले आए, वहां से वापस हो गए। तो अब है क्या कि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर देखते भी हैं तो बहुत कुछ संभावनाएं दिखाई नहीं देती है। एक ही संभावना उनको दिखाई देती है कि केंद्र में मोदी सरकार तो है अभी, तो मोदी सरकार से क्या कुछ फायदा ले लिया जाए अपने राज्य के लिए या अपने लिए। राज्य के लिए क्यों? इसीलिए कि राज्य के लिए फायदा लेंगे तो उसका फिर राजनीतिक लाभ वो चुनाव में कमाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वहां लाभ कमाकर क्या करेंगे, तो सीएम की कुर्सी बचाएंगे। तो ये घूम फिर करके सीएम की कुर्सी एक मिशन है नीतीश कुमार का, जो 8 बार पलटी वो मार चुके हैं, और फिर जो है वो इस बार भी वो बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बार वो गारंटी चाह रहे हैं, और अंदर खाने में मैंने आपके साथ भी पहले चर्चा में ये बात कही थी कि नीतीश कुमार के सामने है कि उनको गारंटी कौन देगा कि 25 के इलेक्शन में आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 30 तक। तो इसलिए ये गारंटी उनको मिले, इससे पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया, केसी त्यागी ने बयान भी दे दिया, और यहाँ पर इसके साथ ही उन्होंने बार्गेन करने की भी एक जो सियासत फिर से शुरू की है, वो सियासत है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज। ये या जो है नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये या भी आया है कि मालूम है उनको कि दोनों मिलकर बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। एक वहां गांधी मैदान में जाके कहते हैं पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लो इतना करोड़ दिया, इतना 1000 करोड़ दिया, इतना 1000 करोड़ दिया। आप याद कीजिए, उसी गांधी मैदान में वो नाम है नरेंद्र मोदी जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसी भाषा बोली लगा रहे थे जैसे बिहार का खैरात बांट रहे हों, लेकिन वो भी नहीं मिला। 2,500 करोड़ रुपए या 2.5 लाख करोड़ रुपए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए का सौगात उस समय, और उसके बाद वो भी सौगात हमारे आपके टैक्स के पैसे को सौगात कहते हैं। दूसरी बात कि यहाँ नीतीश कुमार जो कह रहे हैं बिहार अभी आप डबल इंजन की सरकार कब से है आपकी, आप कुछ महीनों के लिए महागठबंधन में आए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, उनके साथ आए 2 बार, उसके बाद फिर उधर गए। आपने क्यों नहीं किया? फिर एक शिगुफा आपने छोड़ दिया कि चुनाव है अगले साल, तो अभी फिर से कार्यकारिणी की बैठक में आपने लिखित तौर पे ये ले आए आपकी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले और विशेष पैकेज मिले। अभी तक क्यों नहीं लेके आए? और यही बात इधर नीतीश बाबू और उधर नरेंद्र बाबू, ये दोनों तो वही कर रहे हैं। तो बिहार की जनता को, वहां के जो वोटर्स हैं, उनको आप महामूर्ख समझते हैं,
और हम जैसे पत्रकारों को भी आप महामूर्ख समझते हैं जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं जरा राहुल लाल जी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा इसलिए क्योंकि ये समझना जरूरी है। हम बैठ करके कल आप संजय झा को लेके आए। कौन है संजय झा? संजय झा का बैकग्राउंड क्या है? केसी त्यागी ने जो बोल दिया वो मान लें हम? क्या केसी त्यागी ने यहां नोएडा के मीडिया को मैनेज करने के लिए ये सारी बातें नहीं कही कि आगे भी हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? आपको पता है, आप बिहार की कमजोरी जो एक नब्ज है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमजोर नब्ज बिहार में है, वो क्या है? जातिवाद जड़ में फैला हुआ है। अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, सब कुछ तो आप लेके आ गए हैं। और उसके बाद आप वोट बैंक को इधर से उधर खिसका के रखे हुए हैं और उसमें गोटियां जो हैं अपनी फिट करते हैं और चुनाव जीत के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं वाह क्या बात कही, क्या बात हमने कर दी, हम चुनाव जीत गए। लेकिन आप बिहार को अगर विशेष राज्य का पैकेज देना चाहते हैं तो यहां क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं? भाई प्रधानमंत्री बन के तो नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना, मांग लीजिए, क्योंकि आपके कारण उनकी सरकार, आपके कारण वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फिर आप ये लिख कर क्या दे रहे हैं? सवाल तो पूछा जाएगा ना राहुल लाल जी। राजीव जी, बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने जो 3 मांगे, 3 जो निर्णय लिए कि एक तो संजय झा को अध्यक्ष बनाना, उसके ऊपर तो मैं आऊंगा। दूसरे कि विशेष राज्य का दर्जा और अनुदान का मामला। अनुदान के मामले में अगर हम लोग देखें तो बिहार के अनुदान को उल्टे घटाया गया है। तो पहले कुछ आंकड़े में देख रहा था 54,000 करोड़ था, वो भी घटकर 52,000 करोड़ हो गया है। और जो प्रधानमंत्री का जो भाषण आप याद कर रहे थे राजीव जी, जिसमें बिहार की अस्मिता को प्रधानमंत्री ने खुद ही जो है कि नीलामी करने की कोशिश की थी, वो ले रहे थे, वो 1,25,000 करोड़ तक उठा के ले रहे थे उसे कि आपको 80,000 करोड़ चाहिए तो 90,000 करोड़ चाहिए, और उसको बोलते हुए 1,25,000 करोड़ पे पहुंचा दिए थे। तो ये सवाल तो जो आपने पूछा है वो काफी गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर वो 1,25,000 करोड़ बिहार के जनता के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? बिहार के जनता के पास राजीव जी क्या पहुंच रही है? बिहार के जनता के पास पहुंच रही है बिना उद्घाटन के पुल का नदी में गिर जाना, एक सप्ताह के भीतर 3-3, 4-4 पुल का भीतर गिर जाना, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। अगर कोई मुख्यमंत्री वहां पे नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, अब तो अगले साल उनके मुख्यमंत्री रहने के 20 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार अगर अभी महागठबंधन में होते और ये जो 4 पुल गिरे हैं और एक आज गिरा है वहां झारखंड में, ये जो पुल गिरे हैं ये हंगामा मचाया जाता बीजेपी की तरफ से और बीजेपी मीडिया की तरफ से। लेकिन अभी कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनाई आप सुन रहे हैं? कहीं ये खबर आ रही है? सिर्फ एक लाइन यहाँ एक ये पुल गिर गया, उसके अलावा वो तो सब शांत। राजीव जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं नवेंदु जी। मैं कह रहा हूं कि राजीव जी वो तो जो न्यूज है ना, मोदी मीडिया उसको ऐसा दिखाता है, वो बुलेट न्यूज के ऊपर उसके ऊपर 15 सेकंड का भी समय नहीं दे रही है पुल गिरने के ऊपर। 15 सेकंड में तो पुल गिरी है, न्यूज खत्म। तो ये जो स्थितियां बनी है, मैं कह रहा हूं कि 2005 से 2025 की तरफ हम देश अग्रसर है। बिहार का ना तो पलायन रुका। आप देखिए, बिहार के जब किसानों की हम लोग बात करते हैं, देश के सबसे गरीब किसान बिहार में मौजूद है, वो उनकी आय आप बाकी नेशनल आय किसानों का जोड़ लीजिए और बिहार के किसानों की राष्ट्रीय आय जोड़ लीजिए, तो ये पूरे प्रकरण में बिहार को ठगा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी नरेंद्र जी ने कहा, मैं उसे थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विधिवत तौर पे जदयू को समाप्त करने की कोशिशों में लगी हुई है। नीतीश जी कितने भी होशियारी करें, वो उससे बचना बड़ा मुश्किल चीज है। विधानसभा चुनाव में हम लोग देखे कि हनुमान भक्त सामने में थे और किस तरह से उनकी विधानसभा की सीटों की संख्या गिर गई चिराग पासवान जी की रणनीति के कारण। अभी भी उनके वोट शेयर अभी भी उनके बीजेपी की तुलना में गिरे हैं। तो बड़े भाई का दर्जा वो खो चुके हैं। जिस तरह से संजय झा को पार्टी का एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, संजय झा सीधे सीधे बीजेपी के व्यक्ति पूरे दुनिया को पता है। और ये चीजें स्पष्ट है कि बिहार जदयू की राजनीति, राजीव जी, वो बीजू पटना जो बीजू जनता दल पार्टी है उड़ीसा की, उसके तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहां पांडियन को देखिए कि पांडियन ने किस तरह से बीजू जनता दल को बिल्कुल जीरो करके बीजेपी के हाथ को तस्करी दे दी। क्या भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार की तैयारी कर रही है कि वो जदयू को पूरी तरह से समाप्त कर दे और फिर उसके बाद समाप्ति के बाद, चूंकि हम लोगों ने अब तक देखा है
सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोला नहीं है। राजीव जी उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और वो अभी भी अपने उनकी पगड़ी है तो वो पहने हुए हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को निपटा नहीं दिया जाएगा उनकी पगड़ी जो है वो नहीं खुलेगी। तो तमाम बीजेपी के दौर पर चालू है और ऐसे स्थितियों में मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के पास बहुत ज्यादा विकल्प अब नहीं बचे हैं। अगर वो एनडीए के खेमे में राहुल लाल जी नीति बीजेपी अपना दांव पेच तो चलेगी ना? नहीं, बिल्कुल चलेगी। मैं वही तो कर रही है, उसको अपना कुनबा बढ़ाना है। ये तो नीतीश कुमार को सोचना है ना कि उनको क्या करना है। तो कह रहा हूं राजीव जी सहानुभूति क्यों? हम नीतीश कुमार से हम सहानुभूति क्यों? मैं कह रहा हूं सहानुभूति क्यों? हमको सहानुभूति देश की जनता से है। देश की जनता ने अगर यही सोचा कि बैसाखियों के सहारे और बीजेपी की ही सरकार बनवानी है तो बनवा दी। ये राजीव जी आप बिल्कुल सही सोचना था ना। 77 के बाद 80 में जब इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा बनती है तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 353 सीट। आज तक बीजेपी को नहीं आई है। 353 सीट्स कांग्रेस को आई थी। अगर देश की इतनी फिक्र थी तो दे देते इंडिया गठबंधन को। क्या देश की जनता ये वोटर्स को ये नहीं पता था कि नीतीश बाबू उधर हैं? इनको ये नहीं पता था कि चंद्रबाबू उधर हैं? उनको तो पता था। तो जब आप अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, बिहार की जो बात मैं कह रहा था, बिहार में अगर आप दलित महादलित में फंसे रहोगे, आप पिछड़ा अति पिछड़ा में फंसे रहोगे तो ठीक है, दीजिए और भुगतिए। राजीव जी जो सवाल आप हाँ मैं आपके सवाल काफी गंभीर और मैं एक चीज बता दूं आपको राजीव जी। जी नवेंदु जी आपको बताता हूं। जी राहुल मैं खाली एक लाइन में 2-3 चीजें मैं खाली संक्षेप में जोड़ दूंगा। आपके सवाल चूंकि गंभीर है। देखिए ये जनता अगर मैं बिहार के चुनाव के समय जो मैं बिहार गया जो चीज मैंने देखा, बिहार में भी वोटर के 2 तरह के रूप है। एक तो जो नेशनल स्तर पर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे थे और उसी समय जब उनसे बातचीत हो रही थी तो वो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना पसंद कर रहे थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोकसभा चुनाव में घटनाक्रम घटा और नीतीश कुमार उसी खेमे में रहेंगे तो तेजस्वी यादव की स्थिति को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 चीज। नंबर 2 की सहानुभूति नीतीश कुमार से तो उनके पार्टी के लोगों को सहानुभूति नहीं बची। कल आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को देख लीजिए, वहां पे कितनी ज्यादा उदासी थी, कोई एनर्जी नहीं थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिल्ली के बैठक में। तो वो मायूसी और एक जो सहानुभूति की स्थिति होती है वो नीतीश जी अपने पार्टी के भीतर भी खो रहे हैं। इसमें वो तो उनकी समस्या है कि वो अपने जो गलत निर्णय लेकर चले जा रहे हैं। अब तक तो उनको लाभ मिला है लेकिन हर बार गलत निर्णय के साथ जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड वो लेंगे तो ये निर्णय उनको कठिनाई में डालने वाला निर्णय होगा राजीव जी। और मैं आपको डंके के चोट पर कह रहा हूं, एक आखिरी बात, ना तो बिहार को कोई विशेष अनुदान मिलने वाला है ना विशेष राज्य को कोई दर्जा मिलना है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ऐसा कोई भी शुभ कल्याण बिहार का नहीं होना है। अरे भाई सही आप कह रहे हैं। अगर मिलना रहता तो 10 साल में मिल गया रहता। इतने साल से आप बीजेपी के साथ सरकार में चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। और किसको, वही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत आराम से आप बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। और इसीलिए आप फिर से वही हर बार उसी चीज को लेकर सामने आते हैं। विशेष राज्य दिलवा दीजिए, विशेष राज्य। भाई आपके इससे बेहतर और मौका हो सकता है, क्योंकि आप और चंद्रबाबू अगर चाह लें तो यह सरकार गिरा दे। सरकार आज गिर जाएगी, ये दोनों चाह लें, और दोनों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो किस लिए आप बैठे हुए हैं? आपने ओम बिरला को बनने दिया, आप चुप रहे। डिप्टी स्पीकर पे आप चुप हैं, नीट पे आप चुप हैं, महंगाई पे चुप हैं, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप चुप हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे ये सरकार आई है चुन चुन के अल्पसंख्यकों के साथ आप बदला ले रहे हैं, आप चुप हैं। कहीं आपने कुछ बोला नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू? नहीं बोला। तो फिर आप अभी क्या कर रहे हैं? केसी त्यागी को सामने ले आइए या किसी और त्यागी को ले आइए सामने। आप हमको आपको भी मूर्ख बना रहे हैं कि हम भी आपके लिए माला जपते रहें। तो ये तो नहीं होगा ना नवेंदु जी। सरकार किसी की भी सरकार इंडिया की बने ना बने, क्योंकि इंडिया की सरकार नहीं बनी है तो देश की जनता ने नहीं बनाया, देश की जनता और भुगते फिर। जी
अब मैंने वही कहा, आप सही फरमा रहे हैं, और यही मैंने कहा, आपने कही एक बात कि ठीक है सरकार नहीं बनी, लेकिन जो उसके बाद से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया, जिस तरीके से घटनाएं और घट रही हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं दिया गया, तो मैं एक बात कह रहा हूं ना कि जो ये लोकतंत्र का हितैषी चेहरा तो नहीं है ना नीतीश कुमार, ये तो साफ तौर पर जाहिर है। आपने कहा कि वो जाति जमात की राजनीति, तो जाति जमात की राजनीति अगर लोहिया ने कही थी तो उसको बड़े विकृत रूप में पहुंचा चुके हैं नीतीश कुमार, ये लग रहा है। और अभी देखिए बात हो रही थी जाति की, तो अब देखिए वो उनकी चिंता कहाँ है, उनकी चिंता ये नहीं है कि लोकतंत्र इस देश में रहेगा नहीं रहेगा, सदन तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, जनादेश राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है, वो इस चिंता में है कि हम जाति के अपने वोट को, गणित को कैसे ठीक करें। संजय झा की नियुक्ति के पीछे कई कारण हैं, उन एक कारण में एक सबसे बड़ा कारण है कि मिथिलांचल के जो रिजल्ट आए हैं, उस मिथिलांचल के रिजल्ट में कई जगह बीजेपी जो फॉरवर्ड वोटों के लेने वाली पार्टी कहा जाता है कि भाई वो फॉरवर्ड वोट उसको जाते हैं, तो फॉरवर्ड वोट, ये जो समावेशी विकास का नीतीश का जो खेला है ना कि सारी जातियों को लेके चले, उसमें अभी उन्होंने जो जातीय जनगणना कराई और कमजोर वर्ग के सवर्णों को भी आरक्षण जो देने की बात हुई, बढ़ाने की बात हुई, तो उस हिसाब से मिथिला का पूरा मोर्चा जो है ये फॉरवर्ड एक चेहरा भी उन्होंने सामने किया है संजय झा के रूप में। अभी पूरा जो सदन में उन्होंने लोकसभा से लेके और राज्यसभा तक जो सजावट की है, आप देखेंगे उन्होंने कामत को वहां बैठाया है, अति पिछड़ा के हैं, भूमिहार ये बीजेपी ने दिया ही था अपने 2 मंत्रियों को, विवेक ठाकुर को और साथ साथ जो है ये गिरिराज सिंह को, लेकिन फिर एनडीए की तरफ से इन्होंने अपना एक भूमिहार ललन सिंह को दिया, अब वो ये ब्राह्मण भी लेकर आए, तो ये उनकी पूरी तैयारी, मैंने कहा कि वो सारा कुछ उनको बीजेपी को कमजोर करना, उसका काउंटर करना, बिहार में, देश में क्या होगा इसकी परवाह उनको नहीं है, ये एकदम बिल्कुल समझ लेना चाहिए। और उनका नजरिया ये है कि बिहार मजबूत होगा तो फिर हम देश की राजनीति करेंगे, बिहार मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, लेकिन बिहार कैसे कमजोर हो रहा है डेमोक्रेटिकली, और एक लड़ाई और चल रही है, मैं थोड़ा उसका 2 लाइन में जिक्र करना चाह रहा हूं कि नीतीश के बारे में बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो विश्लेषण हम लोग अभी कर रहे हैं, यही बात आम जनता के मन में भी आ रही है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश का कहीं कुछ पंगा भी फंसा है क्या मोदी के पास। तो एक बात छन के आ रही है कि उसका काउंटर भी इधर नीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक में नीतीश कुमार ने दनादन केस किए, निपटाए, गवाहियां हुई, अपराधी वो पकड़े गए और वो बड़ी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, बहुत चुपचाप। नवेंदु जी माफी चाहूंगा, ये देश अंग्रेजों का देश नहीं है। अंग्रेजों के सामने भी, जबकि पता था कि अंग्रेज लटका देंगे, उसके बाद भी लोहा लेते थे। आप राजनीति कर रहे हैं। इसी देश में इंडिया गठबंधन के कई नेता जेल में गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से 55 घंटे पूछताछ किया गया, आपको याद होगा। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रह के आए हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। और इसीलिए गुनाह क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। तो क्या नीतीश बाबू को यह डर है कि मैं कहीं जेल न चला जाऊं? इसलिए क्या पेच फंसा हुआ है, ये सोच करके कर लें। कौन सी राजनीति कर रहे हैं नीतीश बाबू? किसको? आपको और हमको। मैं भी बिहार का निवासी रहा हूं, आप बिहार में हैं, मेरा पूरा खानदान बिहार में है। तो क्या बिहार को ऐसे ही मूर्ख? आज से नहीं, बचपन गुजरा है मेरा बिहार में। तो आप सबको उसी हिसाब से, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बिहार को, अगर बिहार में नीट के बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे सरकारी ऑफिसर या सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या? आप एक शब्द नीट पे नहीं कह रहे हैं क्या? पिछले जो एक नीट का रिजल्ट आना चाहिए था, पहले से शेड्यूल था 11 तारीख को, आप 4 जून को लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं 4 जून को? 11 जून को रिजल्ट घोषित होना था।
4 जून को घोषित करते हैं, इसलिए क्योंकि जिस दिन देश का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है उसी आपाधापी में इस रिजल्ट की बात ना हो, क्योंकि पहले से आपको पता था कि यह सब हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा खूब होगी। नवेंदु जी, चलिए समय खत्म हो रहा है, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, चूंकि प्रशांत टंडन जी नवेंदु जी, नीतीश माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकता हूं आपको। प्रशांत टंडन जी, एक छोटा कमेंट, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, बहुत गंभीर बातें हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। हम राजनीति की बात करते हैं, बहुत इधर उधर सुगठित बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, एक बात नवेंदु जी बहुत सही कह रहे थे कि जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वही बात बिहार की जनता कह रही है। बिहार के गलियों में, नुक्कड़ में, चाय खाने पे आप बैठिए, ये बातें हो रही हैं और यही सच्चाई है। और यहां से 3 राज्यों के चुनाव नहीं, 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या कुछ होगा वो तो हम बात करेंगे ही। प्रशांत टंडन जी, देखिए राजीव जी, अगर तमिलनाडु में डीएमके का कोई नेता सनातन धर्म पे कुछ बोलता है तो नरेंद्र मोदी सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से। तमिलनाडु की राजनीति दूसरी है, उनका सामाजिक परिवेश दूसरा है। तो अगर तो हम यहाँ बैठकर अगर नीट के पर्चा लीक हो रहा है या माइनॉरिटीज के ऊपर बुलडोजर चल रहा है या जातिवाद जनगणना सरकार सुनने को नहीं तैयार है, या अवधेश प्रसाद जो दलित समाज से आते हैं और जो जनरल सीट से जीत कर आए हैं और फैजाबाद अयोध्या से जीत कर आए हैं, उनको अगर डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए इंडिया गठबंधन आगे करता है तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको कोई सामाजिक न्याय से मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय इनके लिए एक चुनाव जीतने का नारा है, और सरकार जिसकी भी रहेगी, मान लीजिए कि सरकार इंडिया गठबंधन की आती तो ये इंडिया गठबंधन में होते ये दोनों लोग। तो ये सरकार में जो है वो शामिल होना चाहते हैं केवल, और सरकार में क्यों शामिल होना चाहते हैं हमारे सब दर्शक समझते हैं कि क्यों शामिल होना चाहते हैं। आपको अगर बिहार के पैकेज की जरूरत है, पैकेज आप का पार्टी कार्यकारिणी में केवल क्यों कर रहे हैं? कैबिनेट बुलाइए, प्रस्ताव पारित कीजिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, निंदा कीजिए नरेंद्र मोदी सरकार की क्यों नहीं दे रहे हैं, या डिमांड कीजिए, एक टाइमलाइन सेट कीजिए कि इतने समय तक होगा, प्रस्ताव भेजिए दिल्ली। आप नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं राजीव जी कि इन दोनों के खिलाफ अब अवधेश प्रसाद को समर्थन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्यों नहीं करेंगे? सही कह रहे हैं, करना चाहिए उनको। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ केंद्र सरकार से पैसा चाहिए ताकि अपने ठेकेदारों को आप ठेके दे सकें। उसके अलावा और क्या कारण है? जी 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 अमलेंदु जी, चुपचाप आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें जल्दी से? राजीव जी, ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, बस यही कहना है कि देखिए जो इनकी अपनी राजनीति है, और ये अधिकांश जो धारा से आते हैं, मतलब जॉर्ज फर्नांडीज वाली जो धारा है समाजवादियों की, उनका चरित्र शुरू से ऐसा ही रहा। नीतीश कुमार का कोई नया चरित्र नहीं है एक तरीके से। जॉर्ज फर्नांडीज भी ऐसी उल्टवासियां करते थे और उनके चेले जो है वो ये हैं नीतीश कुमार, तो ये भी उसी तरीके की उल्टवासियां करते हैं। तो इनके लिए कोई सामाजिक न्याय जो है इनके लिए वो जूका है जिसको खड़ा रखते हैं, उसके पीछे अपने सारे काम इनके होते रहते हैं। तो यही है इनका कुल मिलाकर के चाल चरित्र चेहरा, और ये असली चाल चरित्र चेहरा इनका वहीं जाकर के है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो है नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो अपने हित में करेंगे, वो किसी इंडिया गठबंधन के हित में या बिहार की जनता के हित में, किसी के हित में नहीं करेंगे। जैसे छोड़ करके आए थे उस समय भी आरजे जी के पास पहुंच गए थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गलतियां हो गई, तब भी इसलिए आए थे कि वहां मरने वाले थे, कह रहे थे कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी। तो अब भी ऐसा कुछ होगा तो ये पलट के अगर आते भी हैं तो ये अपने लिए आएंगे, ये किसी भले के लिए या किसी जनता के भले के लिए नहीं आएंगे। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो खैर बहुत सारी बातें और, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है
लोकसभा का चुनाव बीत चुका है। अब कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, जिसमें कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनावों का असर भी होगा, क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद ये विधानसभा के चुनाव हैं। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बकौल अमित शाह जब वो पहुंचते हैं हरियाणा, शुरुआत में बोला था मैं, तो वो कहते हैं कि हमने उम्मीद की थी 85% की, लेकिन हमको आए 75% और कांग्रेस पार्टी को आए 25%। कांग्रेस पार्टी वाले हमको फेल कह रहे हैं और खुद को पास कह रहे हैं। अब समझ की बात है दोस्तों, शुरुआत में रख चुका हूं। ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं, बात 75 या 85 की नहीं है, बात 370 या 400 पार की नहीं है। आपको 240 सीटें आई हैं और आपके 2 सहारे हैं। ये दोनों सहारे जो हैं, ये दोनों हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और इसी कारण यहां ये बात समझिए, ये दोनों अपने प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और आने वाले समय में ये और एक्सपोज होंगे। उसी प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता इन्हें एक्सपोज करेगी जो वोट देके इनको भेजी है, क्योंकि कैबिनेट में यहां लल्लन बाबू भी हैं और उधर कैबिनेट नीतीश बाबू की ही है, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। आप लोकल वहां अपने विधानसभा के कैबिनेट में पास करवा के प्रपोजल भेज सकते हैं। आपने किया क्या? नहीं किया। चलिए खैर, इस पर और चर्चा करेंगे आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी और नवेंदु जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता